Yasin Saab, Jethaman Saab, technical team, setup is ready. Thank you. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम जैसे पढ़ रहे थे, आपको पता है कि हम एक जॉइंट्स के टाइप्स पढ़ रहे थे। ये आगे हम पढ़ने से पहले थोड़ा सा स्टूडेंट्स के काफ़ी सारे सवाल है जीटी के सिलेबस के हवाले से। तो सिंपली जैसे एक चीज़ आपकी माइंड में होनी चाहिए, जो मसल्स का जो टॉपिक है उससे पहले जो भी हम पढ़ेंगे वो जीटी का सिलेबस है। यानी उसके अंदर जो कार्टिलेज भी आ गया, बोन भी आ गया, जॉइंट्स भी आ गए। थोड़ी सी एक इजाफी चीज़ है कि एक एंडोस्केलेटन जैसे आप इजाफी पढ़ रहे हैं, और प्लस में जॉइंट से रिलेटेड डिसऑर्डर। हमें इतना ज़्यादा आपके लिए जैसे टाइम वेस्ट करने की इतनी कोई शौक नहीं, बट मजबूरी ये है कि जैसे पीएमसी के सिलेबस में एक रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं वो भी टेस्ट में आते हैं। आपका यकीनन एक सेकेंडरी क्वेश्चन ये होगा कि ये सिलेबस ज़्यादा हो जाएगा, तो अब हम क्या करें, जैसे आप बताएं कि ये आगे जाके फिर जीटी के सिलेबस को हम तो मिनिमाइज करते हैं, बट जब टेस्ट होती है उसमें जो प्रैक्टिस टेस्ट आए थे पीएमसी के, या ऐसे सवाल भी आए थे टेस्ट में जो स्टूडेंट्स ने बताए हैं, वो तो रिलेटेड टॉपिक से भी आ रहे हैं। तो अभी हमारे पास टाइम है, इस टाइम का हम फ़ायदा ले रहे हैं। फ़ायदा ये है कि आपको पढ़ा भी रहे हैं और आप पढ़ भी रहे हैं और आप जीटी की तैयारी भी करते जाएं, ताकि आपको उस दिन जिस दिन आप टेस्ट में जाएंगे उससे जो उस वक्त टेंशन होगा उससे बचने के लिए हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो सिंपल चीज़ ये है कि हम मस्कुलर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले जो कुछ भी पढ़ते हैं ये सब आपकी जीटी में आएगा, जीटी का सिलेबस है ये। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं। कल हमने जैसे पढ़ा था, स्कल पढ़ा था, और स्कल के अंदर जो जॉइंट था जिसे हम कहते हैं सूचर कहते हैं, कल भी यहाँ पे हमने नोट किया था। जैसे दिस वन इज स्कल, स्कल के अंदर जैसे 8 क्रेनियल बोन्स हैं, तो ये सूचर लाइन जिसे हम कहते हैं। और यकीनन जो इस जॉइंट को हम कहेंगे सूचर कहेंगे, और इसमें फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। इसमें दो जैसे क्रेनियल बोन्स हैं, उनका दरमियान उनके दरमियान जो जॉइंट होगा वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इसी तरह से हमने यहाँ पे एक और भी पॉइंट लिया था एग्जाम्पल, हमारे जो एनटीबी सिलेबस एनटीबी टेक्स्ट बुक के अंदर मौजूद है कि रेडियस और अल्ना, जैसे कि अल्ना बोन है और रेडियस बोन है, इन दोनों के दरमियान भी इसी तरह से जैसे फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू मौजूद है। और इस ज्वाइंट को हम कहेंगे सिंडेस्मोसिस। सिंडेस्मोसिस सिंडेस्मोसिस ज्वाइंट का नेम है, सूचर ज्वाइंट का नेम है, सिंडेस्मोसिस ज्वाइंट है। इसी तरह से यही सेम जो है रेडियस एंड अल्ना, टिबिया एंड फिब्यूला के दरमियान भी इसी तरह से। और इसी तरह से हमने एक और भी, जैसे ये जॉज होती हैं, जॉज के अंदर जैसे टीथ है, तो जाहिर है टीथ और लॉज इन द सॉकेट ऑफ बोन। कौन सी बोन, जो एक लोअर जा या अपर जा है उसके अंदर सॉकेट्स मौजूद हैं, उसके अंदर टीथ होते हैं। तो ह्यूमन बींग की टीथ के हवाले से आपने एक टर्म भी पढ़ा होगा, थीकोडोन, आई थिंक आप स्टूडेंट्स को याद होगा, फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था। फर्स्ट ईयर में जब हम जो है डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो टीथ के हवाले से कुछ टर्मिनोलॉजी भी थी, जिसमें वन ऑफ देम में एक थीकोडोंट भी था। थीकोडोंट यानी टीथ आर लार्ज इनटू द सॉकेट ऑफ जॉ बोन। जाहिर है तो जॉ बोन है और टूथ जैसे इनके दरमियान जो एक यकीनन ज्वाइंट बनेगा, मजबूत ज्वाइंट, जैसे उस ज्वाइंट का नेम है गोम्फोसिस। गोम्फोसिस। और जैसे आप देख रहे हैं कि लाइक ये जो है टुथ है और ये जा है, इनके दरमियान जैसे ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, ज्वाइंट का नेम हो जाएगा गोम्फोसिस। ये तीनों टर्म्स जैसे आप पहली बार पढ़ रहे हैं, इससे पहले आपने एनटीबी वगैरह में नहीं, एसटीबी वगैरह में नहीं पढ़े थे। सूचर, सिंडेस्मोसिस एंड थर्ड वन इज द गोम्फोसिस है। ठीक है, उसके बाद जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे एक एनटीबी सिलेबस है उसके ज्वाइंट, क्योंकि हमने एसटीबी के जो ज्वाइंट्स थे सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के थे वो हमने पढ़ लिए थे। कल जो हम टॉपिक स्टार्ट कल हमने किया था वो एनटीबी और पीटीबी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, उनके थोड़े से पार्ट रहे हुए। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट यकीनन नेक्स्ट पार्ट इसके बाद जैसे ही सेम हेडिंग से बट थोड़ी सी एक नई इलस्ट्रेशन जैसे आपको लगेगी। जैसे ये सूचर है, तो सूचर के जॉइंट्स जैसे ये फाइब्रस है, जो कनेक्टिव टिश्यू है सूचर है। इसी तरह से ये सिंडेस्मोसिस है, उसके जो ऐसे फाइब्रस जॉइंट है। थोड़ी सी लार्ज डायग्राम है।
इसी तरह से यही सेम जो डायग्राम है ये इसमें जैसे एक जैसे सॉकेट ऑफ द जाय और दूसरा टूथ है उसके दरमियान भी ऐसे फाइबर्स होते हैं, ऐसे फाइबर्स होते हैं। तो उसकी थोड़ी सी इलस्ट्रेशन है आगे एडिशनल और एक्स्ट्रा। अगेन ये इलस्ट्रेशन है, ये सूचर क्रेनियल सूचर, ये एनटीबी की जैसे और ये सारी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के जॉइंट्स की हेडिंग्स हैं, बट ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई है। अब हम कौन सी एक पॉइंट रहती है, फाइब्रस जॉइंट हो गए, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स आए थे, कहते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। कार्टिलेजिनस ये भी सारे हो गए। स्लाइड नजर नहीं आ रही, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। कार्टिलेजिनस जॉइंट की मिस हो गई, जैसे इसको हम बाद में देखेंगे, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। कार्टिलेजिनस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट को हम आगे देखते हैं। आज शायद इस स्लाइड इसमें मिस हो गई थी, कल हम इसको देख लेंगे। आज थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटन, जो स्केलेटन रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, इससे आगे चलते हैं। तो ये दो शायद मिस हो गए टाइप्स, तो हम इसको कल देख लेंगे, ठीक है। तो डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटन में स्केलेटन डिफॉर्मेशन, जैसे ये हमारे एसटीबी बुक के अंदर भी मौजूद है, एसटीबी में मौजूद है और एनटीबी में भी मौजूद है। हालांकि ये पीएमसी के सिलेबस में तो नहीं है, बट पीएमसी के सिलेबस में तो जस्ट जैसे जॉइंट्स हैं तो थोड़े से जॉइंट से रिलेटेड भी डिसऑर्डर हैं, और स्केलेटन रिलेटेड डिसऑर्डर ये थोड़ा सा आपके लिए इजाफी होगा, बट जॉइंट्स तो मौजूद हैं। तो जॉइंट्स रिलेटेड में भी डिसऑर्डर जो पीएमसी के सिलेबस में आ जाए, तो इस वजह से हम दोनों को ही डिस्कस करते हैं, इतने मुश्किल भी नहीं है। तो उसमें जो सबसे ब्रोडर कैटेगरीज जो स्केलेटन रिलेटेड डिसऑर्डर है, उसमें नंबर 1 है हेरिडिटरी है। हेरिडिटरी और कंजेनाइटल जो बाई बर्थ होते हैं, जो जेनेटिक इन ओरिजिन होते हैं, जीन्स रेगुलेटेड होते हैं, फैमिली जो टेंडेंसी होती है उसे हम कहते हैं हेरिडिटरी। जैसे उसमें दो एग्जाम्पल है, एक आर्थराइटिस और माइक्रोसेफेली। आर्थराइटिस जनरली जैसे हम कहते हैं पेन एंड स्वेलिंग होती है जॉइंट्स के अंदर, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं आर्थराइटिस कहते हैं। टिपिकली जो जहाँ भी जॉइंट खास तौर पे जैसे शोल्डर जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है, नी जॉइंट है, हिप जॉइंट है, इसी तरह से कई फिंगर्स हैं, इनके दरमियान भी जैसे जॉइंट्स मौजूद हैं, तो जॉइंट्स के अंदर पेन हो, दैट कंडीशन इज कॉल्ड आर्थराइटिस। और आर्थराइटिस के 100 से भी ज़्यादा जैसे टाइप्स हैं, 100 टाइप है तकरीबन आर्थराइटिस। तो आर्थराइटिस एक ओवरऑल इसकी जो कैटेगरी है वो हेरिडिटरी और कंजेनाइटल या जेनेटिक ओरिजिन है। प्लस में माइक्रोसेफेली, हम इलस्ट्रेशन पे आते हैं। माइक्रो रेफर्स टू स्मॉल, सिफेलो रेफर्स टू हेड। ये एसटीबी बुक के अंदर चैप्टर 5 के अंदर भी इसकी डिस्क्रिप्शन है कि कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिनके जो स्कल का जो प्रोपोर्शन है नॉर्मल बॉडी के जैसे हवाले से बहुत ही उसकी स्मॉल साइज होती है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जब स्कल स्मॉल होगा तो ब्रेन की जो ग्रोथ है वो भी प्रॉपर नहीं होगी। इस वजह से ऐसे पर्सन मेंटली रिटार्डेड होते हैं, मेंटल डेवलपमेंट उनकी नहीं होती है। वाई? बिकॉज जस्ट स्कल छोटा नहीं है, बट उसके हवाले से जैसे देखें ब्रेन के भी ऊपर असर होगा, तो ब्रेन की काफ़ी सारे रीजन्स हैं वो भी डेवलप नहीं होंगे। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज माइक्रोसेफेली।
और माइक्रोसेफेली भी कंजेनाइटल बाय बर्थ होती है। इसी तरह से एक और डिसऑर्डर हार्मोनल डिसऑर्डर, हार्मोनल की मीनिंग होती है जैसे खास तौर पे जैसे एज बड़ी होती जाती है तो काफी सारे हार्मोन्स के अंदर जो चेंजेस आती रहती हैं। खास तौर पे विमेन के अंदर एक हार्मोन जो जिसका नेम है ईस्ट्रोजन हार्मोन है, ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो जाती है। तो ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से बोन्स जो है पोरस हो जाती हैं, स्पंजी हो जाती हैं, और तो इस कंडीशन को हम कहते हैं ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियो लफ्ज की मीनिंग ही जैसे बोन होती है, पोरोसिस रेफर्स टू पोरस और स्पंजी। ऐसे जिस तरह से एक वुडन डोर है या फर्नीचर या जो भी एक ऐसी वुड है, बाहर तो वो सही सलामत नजर आए बट अंदर से वो खोखली हो, ऐसी खोखली जाहिर है जो लकड़ी वुड होगी तो वो आसानी से ब्रेक हो सकती है। बिल्कुल इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल किसी पर्सन की ऐसी बोन्स जो है अंदर स्पंजी हो जाती हैं, पोरस हो जाती हैं, तो यकीनन ये वीक होती हैं और आसानी से ब्रेक हो सकती हैं। और ये ऐसी कंडीशन एजिंग के अंदर, जब एजिंग की मीनिंग होती है जब एज जाहिर है बड़ी होती जाती रहती है तो उसके बाद उस पर्सन की जो बोन्स हैं पोरस हो जाती है, वीक हो जाती है, कंडीशन इज कॉल्ड ओस्टियोपोरोसिस। ऐसी कंडीशन को ओस्टियोपोरोसिस कहेंगे। इसी तरह से तीसरी जो कैटेगरी है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से भी हमारे स्केलेटन मुतासर होते हैं, जिसमें ये जो टर्म है जिसे हम कहते हैं ओस्टियो ओस्टियोमेलेशिया, जैसे ये टर्म है ओस्टियोमेलेशिया, एक डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय द सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन्स। इसमें जो बोन्स सॉफ्ट हो जाती है, caused by the impaired bone metabolism primarily due to the inadequate levels of available phosphate, calcium and vitamin D। जब फास्फेट्स, विटामिन विटामिन डी स्पेशली या कैल्शियम इनकी कमी हो जाती है तो जाहिर है बोन की जो है प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं होती है, बोन्स जो है सॉफ्ट हो जाती है या वीक हो जाती है, उसे हम ओस्टियोमेलेशिया कहते हैं, ओस्टियोमेलेशिया। ठीक है। और इसी तरह से रिकेट्स उसका एक एग्जाम्पल, जैसे खास तौर पे लेग बोन्स हैं वो बो शेप्ड हो जाती हैं, टेढ़ी हो जाती है, वजन उनका बॉडी का बर्दाश्त करने की सलाहियत ऐसी पर्सन में नहीं होती है, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड रिकेट्स। हम आएंगे आगे डिस्कस करते हैं। इसके अलावा जो है आगे स्केलेटन रिलेटेड डिसऑर्डर में स्लिप डिस्क, स्पॉन्डाइलोसिस, सियाटिका एंड आर्थराइटिस को कलेक्टिव डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने चीजें डिस्कस की है उसमें एक आर्थराइटिस टर्म को डिस्कस किया है कि यानी डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स जॉइंट्स। सिंपली आर्थरो लफ्ज की मीनिंग ही जैसे जॉइंट होती है, आर्थरो जैसे फाइलम आर्थ्रोपोडा हम पढ़ते हैं, तो आर्थराइटिस यानी जॉइंट्स की एक डिजीज है, डिसऑर्डर है। इसके सिम्टम में जॉइंट पेन एंड स्टिफनेस होती है, खास फीचर ये। और 100 टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस आर देयर, 100 टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस आर देयर। उसमें जैसे एक ओस्टियो आर्थराइटिस है, ओस्टियो आर्थराइटिस जो एज से जैसे रिलेटेड होता है, जैसे एजिंग जैसे होती है तो उसमें ओस्टियो आर्थराइटिस के चांसेस होते हैं। इसमें किन किन रीजन को जैसे अफेक्ट कर सकता है, फिंगर्स को, नीज को, हिप्स को, इससे हम कहेंगे ओस्टियो आर्थराइटिस। इसी तरह से ओस्टियोमेलेशिया जैसे हमने टर्म पढ़ा था, चिल्ड्रेन के अंदर डिसऑर्डर होगा उसे हम कहते हैं रिकेट्स कहते हैं। और एक स्पॉन्डाइलोसिस जैसे डिसऑर्डर पढ़ा है, तो आगे भी हम डिस्कस करेंगे। वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स हैं जो किसी भी रीजन की वजह से डीजनरेट हो जाती हैं, तो इस कंडीशन को कहेंगे उस कंडीशन को कहेंगे स्पॉन्डाइलोसिस। जब ओनली वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स डीजनरेट हो जाए, जाहिर है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर वहां से जैसे नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स भी यहाँ से निकलती हैं, तो वर्टिब्री अगर डैमेज होंगी तो ये नर्व्स को भी जिस तरह से प्रेस करती रहती हैं डैमेज कर सकती हैं, पेन होगा, ऐसी कंडीशन को हम कहेंगे स्पॉन्डाइलोसिस। खास तौर पे हम सर्वाइकल रीजन या नेक रीजन की वर्टिब्री है, जब ये नैरो हो जाती है, इनके दरमियान गैप कम हो जाता है, तो उस कंडीशन को सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस जैसे कहते हैं। बहरहाल हम ये चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक के हवाले से हमने पढ़ा आर्थराइटिस, जनरल टर्म पढ़ा, माइक्रोसेफेली, ओस्टियोपोरोसिस, और इसी तरह से ये नया टर्म है जो एनटीबी में ओस्टियोमेलेशिया, रिकेट्स, बाकी ये सारी चीज़ें एसटीबी के हवाले से भी हमने पढ़ी हुई है। तो हम नेक्स्ट आते हैं, जैसे ये ओवरऑल एक कंडीशन है आर्थराइटिस की, बट यहाँ पे काम इसका नहीं है। तो यहाँ पे हम आते हैं कि जैसे ये देखें ओस्टियोपोरोसिस की कंडीशन है, जैसे एक नॉर्मल और हेल्दी बोन होती है,
नॉर्मल और हेल्दी बोन होती है, वो कॉम्पैक्ट बोन उसमें बाहर तो मौजूद है, बट अंदर इतने ज्यादा जो है बड़े पोर्स नहीं है। बट जो बोन विद ओस्टियोपोरोसिस होगी तो अंदर जो है ये बड़े स्पेस गैप्स ऐसे स्पंजी पोरस हो जाती है। देन आसानी से ये थोड़ा सा अगर इसको प्रेशर धक्का या गिरने का जैसे अमल हो, को हल्की जैसे पुश भी हो अपने ही वजन से, लोग जैसे इनकी जो बोन्स जो है जैसे गिरने के बाद टूट जाते हैं ऐसे पार्ट्स, तो हम ऐसी कंडीशन को हम कहेंगे ओस्टियोपोरोसिस कहेंगे। ओस्टियोपोरोसिस सिंपली यानी जैसे पोरस सारे स्पंजी जो बोन्स हैं। इसी तरह से एक और कंडीशन हमने डिस्कस की थी यहाँ पे, माइक्रोसेफेली। जैसे एक पर्सन जैसे नॉर्मल पर्सन है या नॉर्मल पर्सन है तो जाहिर है स्कल की ग्रोथ, उसकी स्कल की जो नॉर्मल है, फुल जो मेच्योर साइज है। बट इसके अंदर आप जैसे मेन थिंग देखें, जैसे ब्रेन है, उसका ब्रेन जो है वेल डेवलप्ड होता है। बट जिसका जैसे स्कल स्मॉल है, जैसे प्रोपोर्शन, जैसे स्कल स्मॉल प्रोपोर्शन, तो आप देखें इसकी ब्रेन की जो डेवलपमेंट है ये भी प्रॉपर नहीं होती है। ब्रेन की डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होती है। दोनों ब्रेन्स को हम इनको कंपेयर करें तो देखें ब्रेन की जो डेवलपमेंट जो प्रॉपर नहीं होता है, इस वजह से ये ऐसे पर्सन जो है थोड़े से मेंटली एबनॉर्मल से पर्सन होते हैं। कंडीशन इज कॉल्ड माइक्रोसेफेली। ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं माइक्रोसेफेली कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो लाइक एक और जैसे एसटीबी के अंदर मौजूद है, एसटीबी के अंदर ये मौजूद है क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट। क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट ये भी जेनेटिक इसकी ओरिजिन है, जेनेटिक ओरिजिन है। क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट जो जेनेटिक ओरिजिन है। जेनेटिक ओरिजिन में आर्थराइटिस भी आ जाता है, जेनेटिक ओरिजिन में माइक्रोसेफेली भी आ जाता है, जेनेटिक ओरिजिन में क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट आ जाता है। बहुत ही सिंपल सी पॉइंट है। क्लेफ्ट लिप, लिप जैसे अपर लिप होता है उसके अंदर कट होता है, प्लस में जैसे अपर लिप के बाद अंदर जो है रूफ ऑफ द स्कल है, पैलेटाइन बोन होती है अंदर, उसमें भी जैसे अंदर डीप कट होता है, दो हिस्सों में से बटा होता है, क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। यानी रूफ ऑफ द स्कल है, जैसे ये माउथ कैविटी के अंदर जो रूफ है वो उसके अंदर भी एक गैप है, एक डिवीजन है, एक कट है। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे क्लेफ्ट पैलेट और ये क्लेफ्ट लिप। क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। तो पैलेट जो होगा तो इसी तरह से अंदर जो बिल्कुल बोन जो होगी दो हिस्सों में से डिवाइडेड होगी। ये खास तौर पे ऐसी कंडीशन होती है जो खास तौर पे जो कजन मैरिजेस वगैरह होती है तो उसमें ये जीन मौजूद होता है, तो और नेक्स्ट जनरेशन में आगे चला आ रहा होता है। तो इसकी एक सर्जरी के जरिए इसको जो करेक्ट भी किया जा सकता है। तो ये क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट ये भी एक इसका जेनेटिक ओरिजिन है। एसटीबी के अंदर ये टॉपिक मौजूद है। एसटीबी के अंदर क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट एसटीबी का टॉपिक है, उसके अंदर ये मौजूद है एसटीबी के अंदर। ठीक है, इसी तरह से ये जैसे ओस्टियोआर्थराइटिस है, हमने जैसे आगे पढ़ना है कि ये ओस्टियोपोरोसिस हो गया, और ये रिकेट्स है, कंडीशन इज कॉल्ड रिकेट्स। और रिकेट्स के हवाले से जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखें एक नॉर्मल बोन्स है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो नॉर्मल बोन्स है ये नॉर्मल स्केलेटन है, जब डाइट जो प्रॉपर होती है तो इसी तरह से स्केलेटन नॉर्मल है। बट रिकेट्स होती है तो हो सकता है जैसे ये फीमर बोन है, ये जो सॉफ्ट हो जाए, सॉफ्ट हो जाए तो यकीनन जो ऐसी जो बोझ शेप स्ट्रक्चर हो जाती है। अगर यहाँ पे जैसे वजन जो बहुत ज्यादा बॉडी का आता है तो यानी नीज के रीजन पे आता है, तो इस तरह से जो है अगेन जो है इस पर्सन की जो बोन्स हैं वो ऐसे बोझ शेप हो जाती है। या कभी कभार ये जो टिबिया एंड फिब्यूला पार्ट है ये भी इसी तरह से जब नीज पे जो है वजन बर्दाश्त करने की जैसे इनमें सलाहियत नहीं, ओवरऑल जैसे सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स हो रही है। तो ये तीनों कंडीशंस, जैसे ये भी रिकेट्स है, ये भी रिकेट्स की कंडीशन है, ये भी रिकेट्स की कंडीशन है। होता क्या है कि अगर डाइट के अंदर जैसे कैल्शियम एंड फास्फेट्स है, विटामिन डी की, प्राइमरली विटामिन डी की कमी होगी तो एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फेट्स जैसे नहीं होगा। तो आपको पता है कि फास्फेट्स या कैल्शियम कितने ज़रूरी होते हैं बोन फार्मेशन के लिए। अगर ये विटामिन डी की कमी होगी तो बोन फार्मेशन हम जनरली कहते हैं नहीं होगी। क्यों होगी? वाई? बिकॉज क्यों नहीं होगी कि जिसमें कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी। एसटीबी के अंदर ये टॉपिक मौजूद है, अगर आप देखेंगे टेक्स्ट बुक के अंदर एसटीबी के अंदर ये टॉपिक मौजूद है। जैसे विटामिन डी की डेफिशिएंसी हुई है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हुई और उसके बाद क्या हुआ है, vitamin D deficiency decreases reabsorption of calcium and phosphate। reabsorption of calcium और फास्फेट की जो है रीअब्जॉर्प्शन को कम कर देता है।
जैसे विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो रिजल्ट ये, इसकी वजह से क्या होगा, बोन्स जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगे, बोन्स जो है सॉफ्ट हो जाएंगी, बोन्स जो है वीक हो जाएंगी, कैन नॉट बियर द वेट ऑफ द बॉडी, कैन नॉट बियर द वेट ऑफ बॉडी, अपनी बॉडी का वजन जो उसमें, वेट ऑफ बॉडी, अपने ही बॉडी का वजन उनमें बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं होगी, और इनकी लेग्स जो है वो बो शेप हो जाते हैं। ये एसटीबी की पॉइंट्स है जो हमारे टेक्स्ट बुक में मौजूद है कि रिकेट्स कौन सा डिसऑर्डर है। रिकेट्स के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है जिसके रिजल्ट में डिक्रीज इन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फेट होता है। रिजल्ट क्या होगी, बोन्स जो है सॉफ्ट हो जाएंगी। फिर क्या होगा, अपनी ही बॉडी का वजन जैसे आखिर में जैसे लेग्स पे ही आता है तो लेग्स वजन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्या होगा, ऐसे पर्सन के लेग्स जो है वो बो शेप्ड हो जाते हैं। कंडीशन इज कॉल्ड रिकेट्स, ऐसी कंडीशन को रिकेट्स कहते हैं। ठीक है, होपफुली ये रिकेट्स के हवाले से जो है इलस्ट्रेशन है, चंद एक इलस्ट्रेशन थोड़ी सी हम कंपेयर इसकी करेंगे कि जैसे नॉर्मल बोन होती है या नॉर्मल स्केलेटन होता है उसकी अरेंजमेंट क्या है, और जब रिकेट्स होता है तो उस वक्त क्या अरेंजमेंट होती है। तो सिंपली ये जो है किससे रिलेटेड है, ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी रिलेटेड डिसऑर्डर है। न्यूट्रिशनल जैसे डेफिशिएंसी, कौन सी डेफिशिएंसी, जैसे हमने देखा कि विटामिन डी की प्राइमरीली जैसे कमी है। उसके बाद हम आते हैं कॉमन डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटन जिसमें स्लिप्ड डिस्क, स्लिप्ड डिस्क ये थोड़ा सा एसटीबी के अंदर भी मौजूद है, बट एनटीबी के अंदर इससे भी एक थोड़ा सा इजाफी या एक्स्ट्रा बताया गया एनटीबी के अंदर। तो एनटीबी के अंदर जैसे हम पढ़ते हैं या एसटीबी के अंदर भी हमने पढ़ा है कि जो दो वर्टिब्री है, जैसे ये एक वर्टिब्री ये दूसरी वर्टिब्री, इन दोनों वर्टिब्री के दरमियान एक कार्टिलेज की डिस्क होती है जिसे हम कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। इंटरवर्टिब्रल डिस्क शॉर्ट फॉर्म में आईवीडी कहते हैं। इंटरवर्टिब्रल, वर्टिब्रल रेफर्स टू वर्टिब्रा, और इंटर की मीनिंग होती है इन बिटवीन। दो वर्टिब्री के दरमियान एक कार्टिलेज की डिस्क होती है जिसे हम कहेंगे इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। क्या फंक्शंस हैं, जैसे विच होल्ड्स टुगेदर सक्सेसिव वर्टिब्री, एक वर्टिब्री और दूसरी वर्टिब्री को आपस में होल्ड करना, रखना, जोड़ के रखना, ये काम भी इनका है। प्लस में ये शॉक एब्जॉर्बर भी है। शॉक एब्जॉर्बर की मीनिंग होती है कि अगर कोई भी किसी भी तरह का बॉडी पे जैसे कोई प्रेशर आता है तो उस प्रेशर को, शॉक को एब्जॉर्ब भी कर सकता है। इसी तरह से कभी कभार ये होता है कि कभी कभार कुछ ऐसी इंजरीज होती है जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर ये डिस्क अपनी जगह पे छोड़ दे, ओरिजिनल प्लेस या लोकेशन से थोड़ी सी स्लिप हो जाए, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे स्लिप्ड डिस्क, कंडीशन को हम कहेंगे स्लिप्ड डिस्क। सबसे पहले हम इसके जो है थोड़े से लाइक इम्पोर्टेंस इसको देखें कि कितनी बड़ी इसकी इम्पोर्टेंस है, कि कितनी बड़ी इसकी इम्पोर्टेंस है। फॉर एग्जांपल जैसे ये वर्टिकल लोड है कोई भी, और इसी तरह से ये वर्टिब्री है तो जाहिर है इस पे आएगा, तो इनके दरमियान क्या है, ये इंटरवर्टिब्रल, ये जिस तरह से कलरेशन ब्लू कलरेशन में आपको नजर आ रहा है, ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, कार्टिलेज की इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। जिसका बाहर का पोर्शन होता है उसे कहेंगे एन्यूलस फाइब्रोसिस। एन्यूलस फाइब्रोसिस ये बाहर का आउटर पार्ट है। और इसी तरह से अंदर जो है न्यूक्लियस पल्पोसस कहेंगे, जेली लाइक मटेरियल होता है जिसे कहेंगे न्यूक्लियस पल्पोसस। तो जैसे ये यानी एक वर्टिकल कोई लोड या प्रेशर या इस तरह से कोई ट्रॉमा जैसी सिचुएशन होती है तो वर्टिब्रल कॉलम की दो वर्टिब्री है उनके दरमियान ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है जो इस प्रेशर को सस्टेन करती है, क्योंकि इसके अंदर तो ये जेली लाइक समवॉट मटेरियल है, बाहर जो है इस तरह से रिंग्स है, एन्यूलस फाइब्रोसिस जिसे हम कहते हैं। तो इसी तरह से हम देखेंगे कि इनका किस तरह से ये हमें मुतासर करते हैं। लाइक अगर कोई भी ट्रॉमा इंजरी हो तो उसके बाद जैसे डिस्क जो है अपनी जगह पे नॉर्मल पोजीशन से स्लिप हो जाए तो उसका क्या नुकसान होता है। तो एनटीबी की कुछ पॉइंट्स हैं। तो ईच इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जिससे इंटरवर्टिब्रल डिस्क है उसे आईवीडी, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। जैसे इंटर लफ्ज की मीनिंग होती है इन बिटवीन, वर्टिब्रल रेफर्स टू वर्टिब्रा, वर्टिब्रा क्या होती है, ईच बोन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम इज कॉल्ड वर्टिब्रा, यानी वर्टिब्रल कॉलम की जो दो बोन्स हैं उनके दरमियान एक डिस्क है जो कुशन लाइक पैड है विच कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस पल्पोसस एंड एन्यूलस फाइब्रोसिस।
तो अभी आपने देखा कि बाहर की जो जैसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर है वो आउटर पार्ट एन्यूलस फाइब्रोसस है, और अंदर जो है न्यूक्लियस पल्पोसस है, न्यूक्लियस पल्पोसस। न्यूक्लियस पल्पोसस इनर सेमी फ्लूइड which act as a rubber like to give the disc its elasticity and compressibility। तो आपने उस इलस्ट्रेशन में देखा कि इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड करती है, जो इसमें एक्चुअली है क्या, सेमी फ्लूइड इसमें पार्ट है, इनर सेमी फ्लूइड पार्ट इज न्यूक्लियस पल्पोसस होता है। वो जिस तरह से इसको इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड करता है और कंप्रेसिबिलिटी जैसे प्रोवाइड करता है। एन्यूलस फाइब्रोसस जैसे आउटर पार्ट था, आपने देखा स्ट्रॉन्ग आउटर रिंग थी, फाइब्रो कार्टिलेज की रिंग थी। जैसे हमने कार्टिलेज के जो टाइप्स पढ़े थे उसमें एक हाइलिन कार्टिलेज भी पढ़ा था, आप स्टूडेंट्स को याद होगा, फाइब्रो कार्टिलेज भी पढ़ा था। रिंग ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज है विच होल्ड्स टुगेदर सक्सेसिव वर्टिब्री, दो वर्टिब्री को आपस में होल्ड करने का इनका काम है। और ओवरऑल इन डिस्क का काम क्या होता है, शॉक एब्जॉर्बर भी है, शॉक एब्जॉर्बर भी है, शॉक एब्जॉर्बर। सीवियर और सडन ट्रॉमा, ट्रॉमा रेफर्स टू इंजरी अगर कोई होती है टू स्पाइन्स, स्पाइन्स मीन्स वर्टिब्रल कॉलम का प्लूरल, जैसे वर्टिब्रल कॉलम में रिजल्ट द हर्निएशन ऑफ वन और मोर डिस्क। हर्निएशन का मतलब होता है कि अगर एक कोई भी पार्ट होता है उसकी एक ओरिजिनल प्लेस होती है, उसी पे वो नॉर्मल होता है। जब वो ओरिजिनल प्लेस से हट के थोड़ा सा किसी अपनी जगह से स्लिप हो जाए तो उस कंडीशन को हर्निएशन कहते हैं। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में उसे हम कहते हैं हर्निएशन। जब नॉर्मल और ओरिजिनल प्लेस से कोई चीज पार्ट आर्गन कोई हट जाए, कोई दूसरी जगह तक जो स्प्रेड हो जाए, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे हर्निएशन कहेंगे। हर्निएशन ऑफ वन और मोर डिस्क स्लिप। हर्निएशन लफ्ज की मीनिंग जैसे हम कहें तो ये स्लिप कंडीशन होती है, ओरिजिनल प्लेस से थोड़ा सा स्लिप हो जाए, वहां से दूसरी किसी जगह पे जाए। तो इसी तरह से हम यहाँ पे भी देखेंगे कि जैसे ये एन्यूलस पल्पोसस है, बाहर का जो मटेरियल, अंदर न्यूक्लियस पल्पोसस है। इलस्ट्रेशन में अगेन एन्यूलस फाइब्रोसिस, ये एन्यूलस फाइब्रोसिस है, और बाहर का और अंदर जो है थोड़ा सा सेमी फ्लूइड दैट इज एन्यूलस न्यूक्लियस पल्पोसस। ये न्यूक्लियस पल्पोसस है, वो एन्यूलस फाइब्रोसिस है। तो इसी तरह से है जो हमें स्लिप डिस्क के अंदर सबसे पहले इस इंटरवर्टिब्रल डिस्क की जैसे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर कितनी इंपॉर्टेंट है, बाहर का इंपॉर्टेंट है, और उसको हम समझने की कोशिश भी करेंगे। जैसे बाहर का आउटर पार्ट है, जैसे आउटर पार्ट और इनर पार्ट की आप जैसे देखें ना, हम हमेशा बायोलॉजी के अंदर या मेडिकल साइंसेज के अंदर यही कहा जाता है स्ट्रक्चर एज रिलेटेड टू फंक्शन। तो इनकी स्ट्रक्चर ऐसी है कि एक इम्पोर्टेंट फंक्शन काम कर रहे हैं। कौन सा इम्पोर्टेंट फंक्शन, जैसे शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम करते हैं। आउटर रिंग है, आउटर रिंग जो जिसे कहते हैं फाइब्रोसिस पल्पोस एन्यूलस फाइब्रोसिस कहते हैं, और इनर जो है न्यूक्लियस पल्पोसिस कहते हैं। तो ये सेमी फ्लूइड है, ये फाइब्रस है, तो इतना फर्क है। तो जाहिर है वो जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो इनर सेमी फ्लूइड पार्ट इलास्टिसिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी जो प्रोवाइड करती है, और एन्यूलस फाइब्रोसिस इसका काम होता है कि दो सक्सेसिव वर्टिब्री यानी एक वर्टिब्री दूसरी वर्टिब्री इनको होल्ड करने का जैसे ये काम देता है। ठीक है, इसी तरह से ये एक डिस्क शिल्प की लाइक जैसे हमने पॉइंट्स पढ़ी हैं जो एनटीबी में शामिल है। अब हम आते हैं कि लाइक इन पे क्या होता है, जैसे डिस्क शिल्प होती है तो आखिरकार इफेक्ट उसका क्या होता है। जब शिल्प अगर डिस्क हो जाए तो उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका इफेक्ट ये होगा जैसे फॉर एग्जांपल ये वर्टिब्रल कॉलम है और बैकबोन है, वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन, और ये जो जितनी भी थोड़ी सी ब्लू कलर की स्काई ब्लू कलर की जैसे आपको नजर आ रही है लाइंस, ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। तो डिस्क डीजनरेशन कैसे होती है, पहली पहली पॉइंट उसके अंदर ये है कि अंदर इनर मटेरियल जो होता है सेमी फ्लूइड जो होता है वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे ये यहाँ से बाहर निकलने की ये जो सी कोशिश हो रही है किसी फिजिकल इंजरी ट्रॉमा की वजह से, तो आउटर रिंग है ये भी रप्चर हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से ये होगा कि आगे हम आते हैं इसकी दूसरी इलस्ट्रेशन में, जिसकी वजह से ये होगा जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो डिस्क थी, जैसे ये अब इसमें जैसे इनर पार्ट जो जेली लाइक बाहर निकला है, तो ये जो नर्व होती है ये पार्ट इस नर्व को प्रेस करेगा, इरिटेटेड नर्व यानी ये नर्व जो है उसमें इरिटेशन हो जाएगी। तो ये नर्व जिस भी पार्ट को कंट्रोल करती है, नर्वेट करती है, रेगुलेट करती है, तो उन्हीं पार्ट्स के अंदर शदीद किस्म का पेन होगा, शदीद किस्म का पेन होगा। क्योंकि वाई, बिकॉज ये जो पार्ट है ये अपनी जगह से थोड़ा सा स्लिप हो गया है, निकल गया है। तो जैसे यहाँ भी एक और इलस्ट्रेशन
कंडीशन है, जैसे ये एक हेल्दी डिस्क है, जैसे ये जैसे स्पाइनल कार्ड है और उसमें ये स्पाइनल नर्व्स निकल रही हैं, तो ये हेल्दी डिस्क है, आउटर पार्ट इनर पार्ट है। बट जैसे प्रोलैप्स होता है या एक्सट्रूशन हुई है, और जिसके रिजल्ट में आप फाइनली आप देखें कि ये जो इनर मटेरियल था, ये इनर मटेरियल प्रेस कर रहा है किसको, इस नर्व को कर रहा है, जिसकी वजह से इस नर्व के हवाले से बहुत ही एक शदीद किस्म का जो बॉडी के अंदर जो पेन जो महसूस होगा, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे स्लिप्ड डिस्क कहेंगे। ये नॉर्मल डिस्क है और ये जो डिस्क है ये स्लिप्ड डिस्क हो गई, क्योंकि इसका इनर मटेरियल जो है ये आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से जो रिंग से बाहर निकला है, और इसकी वजह से क्या हुआ है कि ये नर्व है इसको ये प्रेस कर रहा है। नर्व कैसे प्रेस हो रही है, एक तरफ से वर्टिब्री उसकी वर्टिब्रा जो है उसका पार्ट है, और इस दूसरी तरफ से जैसे यहाँ से आ रही है सेमी लिक्विड फ्लूइड जैसे पार्ट आ रहा है, और इन दोनों के बीच में अब नर्व आ गई है, जैसे दोनों के बीच में नर्व आ गई है। एक तरफ से बोन है, जैसे ये देखें ये बोन का पार्ट है, और बीच में ये नर्व आ गई है, और ये जो है इसमें एक्सट्रूशन या इसका जो सेमी फ्लूइड पार्ट है वो बाहर निकला है। तो यकीनन ये जो नर्व होगी इसको जो ये प्रेस करेंगे शदीद किस्म का पेन या दर्द होगा। जैसे यहाँ पे रप्चर्ड डिस्क आपको इलस्ट्रेशन में नजर आएगी, तो न्यूक्लियस पल्पोसस का पार्ट जैसे ये रप्चर होकर बाहर आया है, तो उसकी वजह से अब ये प्रेस करेगा किसको, नर्व को करेगा, और ये शदीद किस्म का एक पर्सन में पेन होता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड डिस्क स्लिप। और इसका जैसे बाहर जैसे कोई इतना डायरेक्ट जैसे डॉक्टर साहिबान के इलाज नहीं है, जैसे एक रेस्ट दी जाती है स्ट्रेट एक जैसे हार्ड बेड पे, और ताकि ये वापस थोड़ा सा रिपेयर हो सके, और पर्सन को जैसे इमोबाइल रखते हैं, रेस्ट में रखते हैं, घूमना फिरना जैसे थोड़ा सा बंद कर देते हैं, तो फिर जो है ये वापस थोड़ी सी नॉर्मल हो सकती है। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे डिस्क स्लिप डिस्क या डिस्क स्लिप। जैसे फर्स्ट एसटीबी के अंदर डिस्क स्लिप लिखा हुआ, एनटीबी में स्लिप्ड डिस्क लिखा हुआ, एक ही बात है जैसे ठीक है। होपफुली आपने इसको समझ लिया होगा कि इसका जो इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, अगेन जैसे यहाँ पे और भी जैसे इससे रिलेटेड डिसऑर्डर है, जैसे ये नॉर्मल डिस्क है, ये डिस्क जो नॉर्मल है, और ये डीजनरेटिव डिस्क है, ये भी एक एबनॉर्मल कंडीशन है। बल्जिंग डिस्क, बल्ज की मीनिंग है बाहर निकला हुआ ऐसा। इसी तरह से हर्निएटेड डिस्क, जैसे हमने डिस्क स्लिप जैसे नोट किया है ना, वो ये है हर्निएटेड डिस्क, यानी ये देखें ये नॉर्मल पोजीशन है डिस्क की, बट इसमें क्या गया कि यहाँ पे जो अंदर इनर पोर्शन था वो बाहर निकला, यकीनन जो यहाँ पे नर्व्स होंगी उनको ये प्रेस करेगा। थिनिंग डिस्क भी होती है, जब थिन डिस्क हो जाती है तो उसके बाद जाहिर है दो वर्टिब्री एक दूसरे के करीब आ जाएगी, तब भी एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है। डिस्क डीजनरेशन विथ ओस्टियोफाइट फॉर्मेशन फलां, ये भी एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है। ओवरऑल जैसे ये देखेंगे नॉर्मल कंडीशन, उसके बाद ये सारी जो है ऐसी डिजीज या डिसऑर्डर होते रहते हैं, बट हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है हर्निएटेड डिस्क। हर्निएटेड डिस्क की मीनिंग होती है जो अपनी ओरिजिनल प्लेस या पोजीशन से ये स्लिप हो गई, दिस इज कॉल्ड हर्निएटेड डिस्क। कई और इलस्ट्रेशन है, जैसे ये भी जैसे देखें हर्निएटेड डिस्क है, और ये नर्व को जो है प्रेस कर रही है, पिंच्ड नर्व। इसी तरह से यहाँ पे भी और भी जैसे ये हर्निएटेड डिस्क है, और हर्निएटेड डिस्क की वजह से ये हर्निएटेड डिस्क, और ये येलो कलर की जैसे नर्व्स हैं तो इनको जो नर्व को प्रेस कर रही है। जैसे ये अगर हम कहें कि ये नॉर्मल कंडीशन होती है, और इसमें आपको नजर आएगा कि ये डिस्क जो है ये हर्निएटेड डिस्क कहलाती है, क्योंकि इसके अंदर जैसे आपने देखा कि ये जो इनर जो पार्ट होता है ये रप्चर होके बाहर आया है, जिसकी वजह से प्रेसिंग ऑफ द नर्व होती है, और देन एक पेन की कंडीशन होती है। तो इसी तरह से काफ़ी सारी इलस्ट्रेशन है। उसके बाद हम स्लिप्ड डिस्क तो होता क्या है, जैसे ये भी हमारे लाइक टेक्स्ट बुक के अंदर मौजूद है, स्लिप डिस्क द हर्निएटेड डिस्क आर स्लिप डिस्क। ठीक है ना, तो ये हर्निएटेड डिस्क आर स्लिप डिस्क यूजुअली इन्वॉल्व्स रप्चर ऑफ द एन्युलस फाइब्रोसिस। रप्चर ऑफ एन्युलस फाइब्रोसिस, एन्युलस फाइब्रोसिस कौन सा है, बाहर का पार्ट था जैसे आपने देखा, जिसकी वजह से दो वर्टिब्री एक दूसरे के साथ होल्ड कर रही है, उनकी रप्चर इज फॉलोड बाय द प्रोट्रूजन ऑफ द स्पंजी न्यूक्लियस पल्पोसस। और उसके बाद न्यूक्लियस पल्पोसस जो है उसके पीछे जो आएगा, यकीनन अब न्यूक्लियस पल्पोसस बाहर आया। प्रोट्रूजन, प्रोट्रूजन की मीनिंग होती है, जैसे एक इंग्लिश का भी वर्ड हो सकता है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ये वर्ड यूज हो सकता है। प्रोट्रूजन की मीनिंग होती है कोई बाहर निकला हुआ हिस्सा होता है, जैसे अगर हर्निएटेड डिस्क है, आपने देखा उसके अंदर न्यूक्लियस जैसे पल्पोसस बाहर निकला हुआ, तो उसे हम कहेंगे प्रोट्रूजन। प्रेसेस अपॉन स्पाइनल कार्ड और स्पाइनल नर्व, आपने ये भी देखा कि ये जो है स्पाइनल
कार्ड को भी ये डैमेज कर सकता है, प्रेस कर सकता है, या स्पाइनल नर्व को भी जैसे ये प्रेस कर सकता है, ये पार्ट जो अब ये बाहर यहाँ से निकला है, एंड जनरेट सीवियर पेन और इवन डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस नर्वस स्ट्रक्चर। तो उसके रिजल्ट में जाहिर है ये शदीद किस्म का पेन भी कराएगा, क्योंकि एक तरफ से ये वर्टिब्रेट बॉडी है और दूसरी तरफ से यहाँ का जो ये लिक्विड का पार्ट है इसको प्रेस कर रहा है, तो एक किस्म का शदीद किस्म का जैसे पेन भी होगा, डिस्ट्रक्शन नर्वस स्ट्रक्चर की भी हो सकती है। स्लिप डिस्क इज मिसलीडिंग एज इट इज नॉट होल डिस्क दैट स्लाइड्स आउट ऑफ द पोजीशन। पूरी की पूरी डिस्क जो है अपनी पोजीशन नहीं छोड़ती है, बट इसमें क्या है मिसलीडिंग टर्म इस वजह से हम कह रहे हैं। बाकी जैसे देखेंगे डिस्क अपनी पोजीशन भी पड़ी है, बट इसकी प्रोट्रूजन, प्रोट्रूजन की मीनिंग होती है जो बाहर निकला हुआ हिस्सा होता है, इससे हम कहेंगे जैसे ये पार्ट होगा इसे प्रोट्रूजन कहेंगे। तो ये प्रोट्रूजन होती है जो जस्ट छोटी सी जैसे प्रोट्रूजन है, बट ओवरऑल क्या करेगी ये इस नर्वस स्ट्रक्चर को डैमेज कर रही है। तो पूरी डिस्क स्लिप नहीं हुई है, जस्ट उसकी में से जो पार्ट निकला है प्रोट्रूजन, ये उसको जो प्रोट्रूजन उसको जो प्रेस कर रहा है, शदीद किस्म का एक पेन होता है। ठीक है, ये नॉर्मल जैसे स्ट्रक्चर है, जैसे आप देखें न्यूक्लियस पल्पोसस इनर मटेरियल है, और ये जो बाहर का रिंग लाइक जैसे स्ट्रक्चर्स है जो दो सक्सेसिव वर्टिब्री को होल्ड करके रखा है। होपफुली काफी टाइम हमने दिया है इस डिस्क सेल पे, ताकि आप थोड़ा सा इसको जो पॉइंट्स को याद रखें। इतनी तो ज्यादा इसमें क्वेश्चन वाली पॉइंट्स तो नहीं है, बट हम नेक्स्ट चलते हैं स्पंडाइलोसिस। तो स्पंडाइलोसिस के हवाले से अभी जैसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ये जो स्पंडाइलोसिस डीजनरेशन ऑफ द बोन्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स की डीजनरेशन होती है। तो उसके बाद क्या होगा कि जैसे ये एक सर्वाइकल वर्टिब्री या नेक की वर्टिब्री है, नॉर्मल है, जैसे ये वर्टिब्री, ये वर्टिब्री, ये वर्टिब्री, और यहाँ पे जो नर्व्स हैं ये भी जिस तरह से बिल्कुल नॉर्मल है। बट अगर स्पंडाइलोसिस होगी तो उसमें क्या होगा, जैसे आप देखें कि ये जो बोन की एक स्ट्रक्चर होती है, जैसे इससे बोनी स्ट्रक्चर होती है, तो ये बोनी स्ट्रक्चर इस तरह से डीजनरेट होती है या कुछ होता है, तो इसके दरमियान जो ये नर्व होती है, ये नर्व जो आगे जो है प्रेस हो जाएगी। फिर क्या होगा, नर्व प्रेस होगी तो उसके रिजल्ट में यकीनन जो ये येलो कलर की जो नर्व है आ रही है इससे निकलेगी, तो ये प्रेस हो जाती है, तो शदीद किस्म का पेन होता है, जिससे हम कहेंगे सर्वाइकल स्पंडाइलोसिस कहेंगे। इट इज इमोबिलिटी एंड फ्यूजन ऑफ द वर्टिब्रल जॉइंट्स। वर्टिब्रल रेफर्स टू वर्टिब्री, जैसे यहाँ पे जो वर्टिब्री है तो थोड़ा थोड़ा सा स्पेस भी मौजूद है इनके दरमियान, और स्पेस मौजूद है तो नर्व्स कोई प्रेसिंग नहीं हो रही है, बट ये स्पेस किसी भी लिहाज से, चाहे बोन की स्ट्रक्चर की नैरो हो जाए, तो उसके रिजल्ट में क्या हो कि जैसे नर्व्स की जैसे प्रेसिंग होगी तो वो उस पर जाहिर है वो पार्ट नर्व जो जाके जिसको रेगुलेट करती है, इनर्वेट करती है, तो वो मुतासर होगा। जैसे अक्सर लोग आप देखते हैं कि जिनकी नेक रीजन की वर्टिब्री जैसे अगर नैरो हो जाए तो दो वर्टिब्री के दरमियान जो नर्व होगी वो भी प्रेस होगी, शदीद किस्म का जो पेन हो जाता है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड स्पंडाइलोसिस। देन ऐसे पर्सन है नेक रीजन के अंदर एक बेल्ट पहनते हैं जिसे कॉलर कहते हैं, हार्ड कॉलर पहनने से क्या होगा कि वर्टिब्री के दरमियान जो पहले नैरो हो गई थी तो उसके बाद थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा, ताकि उन नर्व्स को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिले और प्रेसिंग से बच पाए और पेन से थोड़ा सा रिलीफ मिले। तो सर्वाइकल रिजल्ट्स फ्रॉम द क्रॉनिक सर्वाइकल डीजनरेशन विद हर्निएशन ऑफ डिस्क एंड एजिंग। तो सर्वाइकल जो स्पंडाइलोसिस है ना, वो किस रीजन की वजह से हो सकती है कि एक उनकी वर्टिब्री है उनमें डीजनरेशन भी हो सकती है, या हर्निएशन ऑफ द डिस्क, या उनके दरमियान जो डिस्क होगी वो डिस्क स्लिप भी हो जाए, ऐसे भी हो सकता है। या एजिंग होती है, एजिंग की मीनिंग होती है जैसे एज बड़ी होती जाती है तो वर्टिब्री के अंदर भी स्ट्रक्चर्स भी आहिस्ता आहिस्ता वो उस जैसी नहीं होती है, उनमें भी चेंजेस आती है, डीजनरेशन होती है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि इन दोनों के दरमियान जो नर्व होगी वर्टिब्री के दरमियान वो प्रेस हो सकती है। तो ओवरऑल स्पंडाइलोसिस इज द डीजनरेशन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम फ्रॉम एनी काज क्या हो सकता है, जैसे वर्टिब्री भी डीजनरेट हो सकती है, हर्निएशन ऑफ डिस्क भी हो सकती है, एजिंग भी हो सकती है, तो ओवरऑल जैसे ये इसका रीजन है। तो इसमें ऐसा बिग क्वेश्चन नहीं, हम आगे नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, एनटीबी एसटीबी दोनों के अंदर ये मौजूद है, एनटीबी एसटीबी दोनों के अंदर मौजूद। उसके बाद सियाटिका, सियाटिका refers to the pain, weakness and numbness or tingling in the leg। ये इसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। जैसे आपको पता है कि हमारी जो
स्पाइनल कार्ड है उसके बाहर जो है, यकीनन आपने देखा वर्टिब्रल कॉलम का काम होता है स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्ट करना, और उसके बाद उनमें से स्पाइनल नर्व्स भी निकलती हैं। तो स्पाइनल नर्व्स जब निकलती हैं तो उनकी अरेंजमेंट आप देखेंगे, अरेंजमेंट ये है, जैसे ये देखें, ये जो है सैक्रल रीजन है, सैक्रल रीजन यहाँ से काफी सारी जो है स्पाइनल नर्व्स का ग्रुप निकलता है, जिसे कहते हैं सैक्रल प्लेक्सस कहते हैं। प्लेक्सस की मीनिंग होती है, जैसे हमारे एसटीबी बुक के अंदर मौजूद है, वहाँ एसटीबी के अंदर लिखा हुआ है कि जैसे प्लेक्सस जो शियाटिक प्लेक्सस या कुछ भी नहीं, बट ये जो है जो सैक्रल प्लेक्सस है, सही लफ्ज है इसका सैक्रल प्लेक्सस है, जिसमें काफी सारी नर्व्स उनका ग्रुप निकलता है उस पॉइंट से, देन जो है सियाटिक नर्व बनती है। और सियाटिक नर्व जो है इस थाई रीजन से लेकर इवन फुट तक जो है इस इनरवेट करती है या कंट्रोल करती है। तो वो अगर ये नर्व यहाँ पे कहीं प्रेस हो जाए, इन रीजन, प्रेसिंग की क्या रीजन हो सकते हैं, ये वर्टिब्री जो है डैमेज या कोई ट्रॉमा इंजरी भी हो सकती है, ये हर्निएटेड डिस्क भी हो सकती है, या कभी कभार ऐसी मसल्स होती हैं जैसे वो डैमेज हो जाए मसल, तो जाहिर है मसल वो प्रेस करती रहेंगी नर्व को, और बैक साइड पे जो है बोन होगी, तो इस तरह से जो है ये नर्व जो डैमेज होती रहती है। नर्व डैमेज होगी तो फिर यकीनन इस पूरे रीजन के अंदर शदीद किस्म का पेन होता है। ये रेड कलर जो है एक पेन की सिचुएशन दी गई है पूरे लेग के अंदर। पर्सन बिकम्स इमोबाइल, इमोबाइल की मीनिंग है चल फिर नहीं सकेगा, और इसका कोई इलाज भी नहीं होता, बिकॉज जो नर्वस टिश्यू एक बार डैमेज होते हैं तो उसकी रिपेयर नहीं होती है, इस वजह से इसका कोई इलाज भी नहीं होता है। इस कंडीशन को हम कहेंगे सियाटिका कहेंगे। इट इज कॉज्ड बाय इंजरी भी हो सकता है, हादसा, कोई ऐसी प्रेशर ऑफ सियाटिक नर्व, जिससे सियाटिक नर्व जो है उस प्रेस हो जाए। कॉमन काज ऑफ सियाटिका इंक्लूड स्लिप डिस्क की वजह से, पेल्विक इंजरी की वजह से, फ्रैक्चर और ट्यूमर्स हैं, ये जो है इनकी वजह से हो सकती है। नर्व प्लेक्सस एक इसमें नया टर्म है, तो ब्रांचिंग नेटवर्क को हम कहेंगे प्लेक्सस कहेंगे, प्लेक्सस, प्लेक्सस इज द ब्रांचिंग नेटवर्क, चाहे ब्लड वेसल का हो चाहे नर्व्स का हो, उसे हम कहेंगे ब्रांचिंग नेटवर्क को लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा प्लेक्सस, प्लेक्सस। तो सैक्रल प्लेक्सस है, एक्चुअली लफ्ज है सैक्रल प्लेक्सस। ये पेल्विस है, बुटाक्स है, जेनाइटल्स है, थाइस है, काव्स एंड फीट, इन सबको इनरवेट करता है। तो इस सैक्रल प्लेक्सस, इस प्लेक्सस को हम कहेंगे सैक्रल प्लेक्सस। ये जो प्लेक्सस होगा इसे हम कहेंगे सैक्रल प्लेक्सस। और यही जो आगे जो है डिफरेंट ब्रांचेस है, वो एक आगे सियाटिक नर्व बनाते हैं, वही बुटाक्स रीजन है, थाई रीजन है, ये काफ है, फुट है, इन सबको जैसे इनरवेट करता है, तो जाहिर है यकीनन इसमें जो पेन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसी रीजन के अंदर जैसे अगर ये हर्निएटेड डिस्क है, तो देखें ये नर्व डैमेज हो रही है, सियाटिक नर्व डैमेज हो रही है हर्निएटेड डिस्क की वजह से, हर्निएटेड डिस्क की वजह से सियाटिक नर्व जो है डैमेज होगी, डैमेज होगी तो शदीद किस्म का जो है पेन वगैरह होता है। तो अब नेक्स्ट जैसे एक और इलस्ट्रेशन है कि कुछ मसल्स की डैमेज की वजह से भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मसल्स हैं जिनका नेम है पायरीफार्मिस मसल, इस रीजन के अंदर जो ये मसल है, इस मसल के ग्रुप का नेम है पायरीफार्मिस मसल है। तो यहाँ पे आप देखें सैक्रल प्लेक्सस है, सैक्रल प्लेक्सस है, तो यहाँ पे जो नर्व्स निकलनी, सैक्रल प्लेक्सस, ब्रांचेस ऑफ द नर्व, ये ब्रांचेस ऑफ द नर्व। बट इस रीजन के अंदर ये जो मसल है, जैसे फॉर एग्जांपल ये पायरीफार्मिस मसल है और ये सियाटिक नर्व है, इसके अंदर जो ये सियाटिक नर्व, तो ये मसल अगर इसको प्रेस करे, और बैक साइड पे क्या है, ये बोन है, एक तरफ से बोन आ गई, दूसरी तरफ से मसल आ गई, और इन दोनों के बीच में नर्व आ गई, तो ये मसल जो है इसको इरिटेट कर रही है, प्रेस कर रही है, पिंच कर रही है। इस वजह से क्या होगा, ये नर्व जो है यहाँ पे डैमेज हो जाएगी, तो नर्व जाहिर है डैमेज होगी। तो आप देखें नर्व अगर डैमेज होगी तो यही हाइड जैसे लेग्स होते हैं उन पूरे को कंट्रोल यही कर रही है, तो इस पर्सन में शदीद किस्म में एक लेग में पेन होगा, पर्सन बिकम्स इमोबाइल। अगेन एक और जैसे इलस्ट्रेशन है, जैसे इस रीजन के अंदर जैसे हर्निएटेड डिस्क है, बल्जिंग डिस्क है, तो इस वजह से जैसे ये जो नर्व है जिसका नेम है सियाटिक नर्व है, ये सियाटिक नर्व जो है ये प्रेस हो जाएगी, और पर्सन जो है शदीद किस्म का एक दर्द होगा, और पर्सन बिकम्स इमोबाइल, कंडीशन इज कॉल्ड सियाटिका। इस कंडीशन को हम कहेंगे सियाटिका कहेंगे। ठीक है, एक और इलस्ट्रेशन है सियाटिका की, इलस्ट्रेशन है जिससे ये वेरी क्लियर है। तो इसमें आप जैसे देखेंगे ये काफी सारे जो नर्व्स की ब्रांचेस हैं जिसे हम कहते हैं प्लेक्सस कहते हैं, ये सारे प्लेक्सस है, सैक्रल प्लेक्सस, ये सारे जो ब्रांचेस मिलके इन्होंने एक सियाटिक नर्व बनाई है। तो अगर ये पारीफार्मिस मसल की है किसी भी रीजन की वजह से
या यहाँ पे डिस्क स्लिप हो जाए, या ये जो मसल है इसको जो है जिस तरह से थोड़ा सा प्रेस करे, कोई भी रीजन हो, बट ये जो नर्व अगर डैमेज होगी तो यकीनन तो फिर शदीद किस्म का पेन होगा, पर्सन बिकम्स इमोबाइल। सियाटिक नर्व आल्सो कॉल्ड, ये हमारे जो टेक्स्ट बुक में तो टर्म नहीं है, लार्ज नर्व इन ह्यूमन बीइंग, और लार्जेस्ट ब्रांच सैक्रल प्लेक्सस है, सियाटिक प्लेक्सस में एसटीबी लिखा हुआ है जो सही नहीं है, सही लफ्ज है सैक्रल प्लेक्सस, एंड रन्स alongside the hip joint and down the lower limb, hip joint से लेकर lower limb तक, it is the longest and widest single nerve in the human body going from the top of the leg to the foot and the posterior aspect। बहरहाल इस ये नर्व अगर डैमेज होगी तो शदीद किस्म का पेन होगा, कंडीशन इज कॉल्ड सियाटिका, इसी कंडीशन को हम कहेंगे सियाटिका कहेंगे। तो उसके बाद जैसे आर्थराइटिस है, तो टर्म आर्थराइटिस भी हम डिस्कस करेंगे। आर्थराइटिस स्केलेटन रिलेटेड टर्म है आर्थराइटिस। तो सिंपली हम आर्थराइटिस को कैसे डिस्कस करते हैं कि इट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स, इन्फ्लेमेशन पेन, जो दैट कंडीशन इज कॉल्ड आर्थराइटिस। आर्थराइटिस के अंदर पेन भी होता है, जैसे पेन आफ्टर वॉकिंग भी हो सकता है, विच में लेटर अकर इवन एट रेस्ट भी हो सकता है पेन। क्रीकिंग साउंड्स इन द जॉइंट्स होते हैं, जैसे ओल्ड एज पीपल होते हैं तो जब वो चलते हैं तो उनके जैसे जॉइंट्स होते हैं उनके अंदर ऐसे साउंड जो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, तो ये क्रीकिंग साउंड इन जॉइंट, ये जैसे आर्थराइटिस की एक साइन है। डिफिकल्टी इन गेटिंग अप फ्रॉम अ चेयर, कोई पर्सन अगर जैसे बैठा है चेयर पे, यंग होते हैं या बच्चे हुए आपने देखा होगा, तो वो तो बहुत ही एक्टिव होते हैं और जंप भी दे रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, बट जो ओल्ड एज पर्सन होता है चेयर पे जैसे बैठने के बाद वो जैसे अदर मेंबर्स को कहता है कि लाइक मुझे यहाँ से जो है ना आप ऊपर उठाएं क्योंकि मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, जैसे एक कंडीशन होती है। तो यही है गेटिंग अप फ्रॉम अ चेयर एंड पेन ऑन वॉकिंग अप एंड डाउन द स्टेयर, जब सीढ़ियों से जैसे चढ़ना या उतरना होता है तब भी उनसे जैसे उतरा या चढ़ा नहीं जाता। जैसे अक्सर आपने देखा यंग भी नौजवान बच्चे वगैरह दौड़ दौड़ के चढ़ के उतर रहे हैं, बट जो ओल्ड एज पर्सन होगा यकीनन उसकी यही शिकायत होती है कि जॉइंट्स के अंदर पेन है। तो ये ऐसी एक कंडीशन होती है, कोई टेस्ट रिलेटेड इतने बिग क्वेश्चन नहीं है, हम इस फिनोमिना को समझ रहे हैं कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट होगी और उसके बाद जो पेन होगा, पेन कब कब होगा वो कंडीशन से बताई गई है एनटीबी के हवाले से, ये टेक्स्ट बुक के अंदर मौजूद है। इसी तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस हैं, जिसमें वन ऑफ देम इज ओस्टियो आर्थराइटिस, एक उसके अंदर टाइप है जिसका नेम है ओस्टियो आर्थराइटिस। जैसे आपने पढ़ा है बायोलॉजिकल और मेडिकल साइंसेज के अंदर ओस्टियो हमेशा बोन के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, वेयर देयर इज ओस्टियो यू मीन बोन। आर्थराइटिस, आर्थरो रेफर्स टू जॉइंट, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें प्रोग्रेसिव डिजीज इन विच द आर्टिकुलर कार्टिलेज ग्रेजुअली सॉफ्टन एंड डिसइंटीग्रेट। आर्टिकुलर कार्टिलेज, तो कल हमने जैसे जॉइंट की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, तो आपने देखा कि जो दो बोन्स मीट करती हैं तो वहां पे दोनों की बोन्स के एंड पे जो कार्टिलेज होता है उसका नेम है आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर कार्टिलेज में अगर डीजनरेशन होती है, डिसइंटीग्रेट होता है, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे ओस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं। जैसे उस कंडीशन को हम कहेंगे ओस्टियो आर्थराइटिस। जैसे ये ओस्टियो आर्थराइटिस है, यहाँ पे जैसे देखे ना दो बोन्स हैं तो यहाँ पे आर्टिकुलर कार्टिलेज होना चाहिए, बट ये डीजनरेट हो गया, बस थोड़ा सा जैसे बचा है। अब हेल्दी जो ज्वाइंट को देखें, हेल्दी ज्वाइंट में दो बोन्स हैं, उनके एंड्स पे ये आर्टिकुलर कार्टिलेज बेहतर है, बट अगर इन केस आप इस कार्टिलेज को देखें यहाँ पे बिल्कुल खत्म हो गया है, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे ओस्टियो आर्थराइटिस। दिस कंडीशन इज कॉल्ड ओस्टियो आर्थराइटिस। ऐसी कंडीशन को क्या कहेंगे ओस्टियो आर्थराइटिस। ये आप इन दोनों को जैसे थोड़ा सा कंपेयर करेंगे, जैसे ये नॉर्मल और हेल्दी ज्वाइंट है तो उसके अंदर आर्टिकुलर कार्टिलेज सही बेहतर अंदाज में पड़ा है, बट यहाँ भी देखें ये डीजनरेट हो गया, ये है ही नहीं, बस थोड़ा सा ही बचा है। तो रिजल्ट क्या होगी, दो बोन्स आपस में रब करेंगी, घिसने लगी है, जाहिर है शदीद किस्म का एक पेन होगा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड ओस्टियो आर्थराइटिस। और ओस्टियो आर्थराइटिस किन किन जगहों पे होता है, इट अफेक्ट्स नी पे सबसे ज्यादा, जैसे हिप एंड इंटरवर्टिब्रल जॉइंट्स होते हैं उनके अंदर ओस्टियो आर्थराइटिस हो सकती है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, आप नोट करेंगे ओस्टियो आर्थराइटिस किन पार्ट्स को जैसे मुतासर कर सकता है। ये दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नी हिप एंड इंटरवर्टिब्रल जॉइंट्स को ऐसे मुतासर। तो कहाँ किसका डैमेज है, जैसे खास तौर पे आप देख रहे हैं कि ये जो कार्टिलेज है इसे हम कहते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज, ये डीजनरेट होगा, डीजनरेट हुआ है तो आप देख रहे हैं कि पीसेस एक दूसरे के करीब आ गए। ये जैसे एक बड़ी तस्वीर है, आर्टिकुलर कार्टिलेज है,
जैसे एक बोन का है, और अब ये नॉर्मल जॉइंट स्पेस है, तो ये भी एक नॉर्मल है। बट उसके बाद जैसे आप देख रहे हैं लॉस ऑफ कार्टिलेज हुआ है, तो ये कार्टिलेज जो खत्म हो गया है, कार्टिलेज खत्म हो गया है, तो रिजल्ट क्या, और बोन स्पर्स हो जाएंगे, ऐसी डॉट डॉट सी हो जाती है, इसमें नहीं है। तो अब जब ये कार्टिलेज खत्म होगा तो यकीनन दो बोन्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगी, कंडीशन इज कॉल्ड ओस्टियो आर्थराइटिस, रब भी होने लगेंगी, घिसने लगेंगे। ठीक है, उसके बाद एक और टाइप है कार्टिलेज का, एक और टाइप है, दैट इज कॉल्ड एज उस कार्टिल उस जो रियोमेटॉइड आर्थराइटिस, उस आर्थराइटिस को हमने आर्थराइटिस का टाइप रियोमेटेड आर्थराइटिस कहते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जैसे हम पढ़ते हैं, हमने पढ़ा है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिन्होंने रेगुलर क्लासेस में पढ़ा है कि जैसे एक डायबिटीज टाइप 1 इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इसी तरह से हमने एक जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी पढ़ा था, जैसे खासतौर पे एड्रिनल कार्टेक्स के हवाले से हमने पढ़ा था। एक कुशिंग सिंड्रोम है, कुशिंग सिंड्रोम, और दूसरी एडिसन्स डिजीज, एड्रिनल कार्टेक्स से रिलेटेड डिसऑर्डर। एडिसन्स डिजीज के बारे में हमने पढ़ा था, वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यानी हमारे इम्यून सिस्टम, अपने इम्यून सिस्टम के ओन सेल्स होते हैं, जब किसी स्ट्रक्चर को डैमेज करें, डिजीज होगी, तो फिर ऐसी डिजीज के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इन विच सिनोवियल मेम्ब्रेन बिकम्स इन्फ्लेम्ड ड्यू टू फॉल्टी इम्यून सिस्टम। यानी फॉल्टी इम्यून सिस्टम की मीनिंग क्या है, जाहिर इम्यून सिस्टम में कोई एरर हुई है, जिसकी वजह से अपने इम्यून सिस्टम ने इस किस पे अटैक किया है, सिनोवियल मेम्ब्रेन पे। और आपको पता है सिनोवियल मेम्ब्रेन कौन सी है, सिनोवियल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन है जो सिनोवियल फ्लूइड प्रोड्यूस करती है। सिनोवियल मेम्ब्रेन प्रोड्यूसेस सिनोवियल फ्लूइड, सिनोवियल फ्लूइड होगी तो जाहिर है लुब्रिकेशन होगी, जॉइंट की स्मूथ मूवमेंट होगी। अब उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हुई, जैसे अगर आप देखें कि जैसे ये जैसे सिनोवियल सवालन इन्फ्लेम्ड सिनोवियल मेम्ब्रेन है, जैसे ये देखें सिनोवियल मेम्ब्रेन, जैसे सिनोवियल मेम्ब्रेन अगर ये ऐसी इन्फ्लेम्ड होगी तो जाहिर है जब इसमें फ्लूइड की प्रोडक्शन पे भी मुतासर हो सकती है, और बहुत ही एक जैसे पेनफुल कंडीशन हो सकती है। इस कंडीशन को हम कहेंगे रियूमेटॉइड आर्थराइटिस, दिस इज कॉल्ड रियूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ये क्वेश्चन इसमें टिपिकल इंपॉर्टेंट है, एक रियूमेटॉइड आर्थराइटिस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, और किस पे अटैक करता है, सिनोवियल मेम्ब्रेन पे। तीन इसकी जो पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक और आर्थराइटिस का टाइप है गाउटी आर्थराइटिस, या जिसे सिंपली गाउट भी कहते हैं। यूरिक एसिड जब ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो उस कंडीशन को हम कहेंगे गाउट कहेंगे, या गाउट। और खास तौर पे जब जैसे जॉइंट्स होते हैं उनके अंदर जैसे यूरिक एसिड की एक्सेस की वजह से एक कंडीशन डेवलप होती है जिससे कहेंगे गाउटी आर्थराइटिस, रिजल्ट फ्रॉम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर in which an abnormal amount of uric acid is retained in the blood and sodium urate crystals are deposited in the joints. So जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे पर्सन है, जैसे हम देखते रहते हैं सोसाइटी के अंदर या घरों के अंदर, जैसे कभी जिसमें ये जो लाइक ये फुट है, फुट का जैसे एक हालक्स वेलागस, यानी ये तो है उसका जो नेम है, जैसे अगर ये स्ट्रेट या सीधा होना चाहिए, देखेंगे तो मुड़ गया, क्योंकि यहाँ का जो जॉइंट है इस पे ये जॉइंट मुतासर हुआ है। तो मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट, इससे जॉइंट को हम कहेंगे, जैसे ये याद करने की जरूरत तो नहीं है, मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट। फेलेंजियल रेफर्स टू, जैसे फेलेंजिस होते हैं ना, आपने जैसे पढ़ा है बोन्स, तो अगर हमें एंडोस्केलेटन पढ़ते हैं तो यही उसका फायदा है ना, आज एंडोस्केलेटन पढ़ा है तो ये इन बोन्स को हम फेलेंजिस कहते हैं। तो फेलेंजिस और प्लस यहाँ पे कौन सी बोन्स होती है, 5 मेटाटार्सल होती है, उनके दरमियान जो ज्वाइंट होगा उस ज्वाइंट का नेम है मेटाटार्सोफेलेंजियल ज्वाइंट। द मोस्ट कॉमन ज्वाइंट अफेक्टेड इज द ज्वाइंट ऑफ द बिग टो। बिग टो कौन सा है, जैसे यही जो बिग टो है, ये जो थोड़ी सी टेढ़ी बोन्स हो जाती है, स्टेडी बोन हो जाती है, क्योंकि ये यूरिक एसिड की एक्सेस की वजह से ये ऐसा ऐसी कंडीशन हुई है, और इसे हम कहते हैं गाउटी आर्थराइटिस। तकरीबन ये तो हमारे बुक में टर्म नहीं है कि लाइक 50% ये केसेस होते हैं उनके अंदर ये बिग टू है इस तरह से, जैसे सीधा नॉर्मल, तो बट ये जो बिल्कुल टेढ़ा हो जाएगा इस तरह से अंदर की तरफ। तो या कुछ ऐसे भी पर्सन होते हैं जिनमें ये हैमर टू बन जाता है, कुछ ऐसे भी पर्सन होते हैं ऐसे जो है थोड़ी सी नोड्यूल्स भी बन जाती है, ये बिकॉज ऑफ यूरिक एसिड की एक्सेस की वजह से होता है ब्लड के अंदर। तो हमने जैसे एक ओस्टियो आर्थराइटिस पढ़ा,
और ओस्टियोआर्थराइटिस के अंदर मेन की फीचर क्या थी, आर्टिकुलर कार्टिलेज है वो घिस गया था। इसी तरह से रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसकी खास फीचर क्या है, ये इसकी खास फीचर ये है कि ये जो मेम्ब्रेन होती है जिसका नेम है सिनोवियल मेम्ब्रेन है, ये डैमेज होती है, डिस्ट्रॉय कर देता है हमारा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तीसरा आर्थराइटिस है जैसे गाउटी आर्थराइटिस। गाउटी आर्थराइटिस क्या कहता है, यूरिक एसिड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिज्म की वजह से यूरिक एसिड जब एक्सेस में होगा तो उस कंडीशन को हम कहेंगे, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज गाउटी आर्थराइटिस, जिसमें खास तौर पे ये जो बिग टो है वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, ये यूरिक एसिड की एक्सेस की वजह से। अब हम नेक्स्ट आते हैं, जैसे और भी इलस्ट्रेशंस हैं काफ़ी सारी, जिसमें हम देख सकते हैं कि जैसे ये ओस्टियो आर्थराइटिस की इलस्ट्रेशन है, और ये रूमेटॉइड आर्थराइट, जैसे ये नॉर्मल जॉइंट है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, इन्फ्लेमेशन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इससे ये ऐसी काम की चीज़ें नहीं है। हमारे एसटीबी बुक के अंदर लिखा हुआ है कि अगर आर्थराइटिस होगी तो उसका इलाज क्या है, कोई इलाज नहीं है, खास तौर पे एजिंग है उसके अंदर आर्थराइटिस होती ही होती है। तो जैसे हमारे एसटीबी बुक के अंदर लिखा हुआ है कि यानी ये खास तौर पे नी जॉइंट्स होते हैं उनकी जो सर्जरी होती है जिसमें रिप्लेसमेंट होती है, प्लास्टिक स्पेसर लगा के, ऐसे एक जैसे मेटल एक प्लेट लगा दें और बीच में ये प्लास्टिक स्पेसर लगा देते हैं, और देन जो है इम्प्लांट इन प्लेस से कर देते हैं। इससे थोड़ी सी एक सर्जरी के जरिए भी, नी सर्जरी के जरिए नी जॉइंट को थोड़ा सा करेक्ट करने का एक तरीका मौजूद है। खास तौर पे एजेड पर्सन होते हैं उनमें ये ऐसी चीज़ें जैसे होती है, जैसे वो डिजीज जॉइंट था, बोन्स कट एंड शेप्ड, उसके बाद जैसे देखेंगे डिजीज बोन थी तो ये प्लेट भी डिस्ट्रॉय हो गई थी, ये इसकी प्रॉपर शेप ही नहीं है, तो जो सर्जन होंगे तो इसको कट करके देन जैसे एक जगह पे ये फीमोरल कंपोनेंट यहाँ पे लगा लेंगे, थोड़े से शायद मटेरियल कोई एक ऐसा है, और बीच में प्लास्टिक स्पेसर देंगे और मेटल एक प्लेट डाल के, और देन जो है ऐसे पर्सन एक नॉर्मल और हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं फर्दर। तो ये इस नी सर्जरी के हवाले से जो पॉइंट है एसटीबी के अंदर जैसे थोड़ी सी पॉइंट मौजूद एसटीबी के हवाले से। उसके बाद हम आएंगे बोन फ्रैक्चर्स। बोन फ्रैक्चर, फ्रैक्चर लफ्ज़ की मीनिंग होती है कि जैसे कोई भी बोन किसी रीज़न की वजह से, जब कोई हादसा, इंजरी, ट्रॉमा या एक ऐसे वो फिजिकल प्रेशर या धक्का जो लग जाता है उसके बाद जो थोड़ा सा उसमें जो ब्रेक होता है उस अमल को हम कहते हैं फ्रैक्चर कहते हैं। ब्रोकन बोन, सिंपल वर्ड्स में हम कहेंगे ब्रोकन बोन, ब्रोकन बोन, और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में उससे कहेंगे फ्रैक्चर कहेंगे। बोन अगर ब्रेक हो जाए तो कंडीशन इज कॉल्ड ब्रोकन बोन। ब्रोकन बोन क्यों होता है, वाई, बिकॉज व्हेन फिजिकल फोर्स एक्सर्टेड अपॉन द बोन इज स्ट्रॉन्गर देन बोन इटसेल्फ। जैसे बोन जो है, जैसे आप देखेंगे नॉर्मल और हेल्दी बोन है, इस पे अगर इतनी फिजिकल फोर्स अप्लाई की गई है कि दैट इज स्ट्रॉन्गर देन बोन, बोन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो यकीनन यहाँ पे बोन जो है वो ब्रेक हो जाती है। ठीक है, यही जो रीजन है जैसे ब्रेक क्यों होती है, तो हम जवाब यही देते हैं कि दे अकर कब होते हैं, जब फिजिकल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बोन इज स्ट्रॉन्गर देन द बोन इटसेल्फ। बोन खुद से जो जब ये स्ट्रांग हो जाए तो उसमें ब्रेकिंग होती है, तो इसे हम कहेंगे ब्रोकन बोन इज कॉल्ड फ्रैक्चर्ड बोन। फ्रैक्चर सिंपली बोन फ्रैक्चर जैसे कहते हैं, जिसके वेरियस जैसे टाइप्स हो सकते हैं, हमारे ये काम की चीज़ें नहीं है, जैसे ये ओब्लिक फ्रैक्चर है, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है, स्पाइरल फ्रैक्चर हुआ, और इसी तरह से बहरहाल ये वेरियस इसके जो आगे जो टाइप्स हैं। तो सो बोन्स ब्रेक व्हेन दे कैन नॉट विथस्टैंड फोर्स और ट्रॉमा अप्लाई टू देम। तो बोन तभी ब्रेक होती है जब जाहिर है ये इतना सारा फोर्स या प्रेशर ये जो इस पे अप्लाई हुआ था एक्सीडेंटली या किसी रीजन की वजह से, तो अब ये यकीनन ब्रेक हो गई, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे बोन फ्रैक्चर। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज बोन फ्रैक्चर। ऐसी कंडीशन को क्या लफ्ज देंगे, बोन फ्रैक्चर, और सिंपली हम कहेंगे ब्रोकन बोन, तो दैट इज कॉल्ड बोन फ्रैक्चर। ठीक है, उसके बाद इसके फर्दर टाइप्स पे आते हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं। बहुत ही सिंपल से जो टाइप्स हैं हम आसान तरीके से इसको पढ़ेंगे। एक जो टाइप है सिंपल फ्रैक्चर और क्लोज फ्रैक्चर। सिंपल फ्रैक्चर और क्लोज फ्रैक्चर, जैसे ये सिंपल फ्रैक्चर की इलस्ट्रेशन है, जैसे ये बोन है ब्रेक हुई है, बट ये जस्ट सिर्फ इसी बोन पे ही असर है, जस्ट बोन ब्रेक हुई है और इसका नेबरिंग टिश्यूज है या स्किन है वगैरह उस पर कोई असर नहीं हुआ है, तो ऐसे फ्रैक्चर को हम कहेंगे क्लोज फ्रैक्चर, बिकॉज ये इसका जो नेबरिंग पार्ट पे किसी पे कोई असर नहीं हुआ है। और दोज फ्रैक्चर इन विच स्किन इज इंटैक्ट, जैसे ये मसल्स और मसल्स के बाद जैसे स्किन होती है तो ये इंटैक्ट है, इसमें
स्किन और सराउंडिंग टिश्यू विदाउट रप्चर ऑफ लिगामेंट्स एंड स्किन। ना तो लिगामेंट कोई ब्रेक हुआ है, रप्चर हुआ है, ना ही स्किन जो है उसमें रप्चर हुई है, तो ऐसे फ्रैक्चर को हम कहेंगे। ये पॉइंट हमारे बुक में नहीं है, आप जस्ट इतना ही टर्म याद करेंगे, स्किन इज इंटैक्ट सिंपली हम कहेंगे। तो ऐसे फ्रैक्चर को हम कहेंगे सिंपल फ्रैक्चर। दूसरा जो फ्रैक्चर होता है जिसे हम कहेंगे कंपाउंड फ्रैक्चर और ओपन फ्रैक्चर। कंपाउंड फ्रैक्चर और ओपन, जैसे क्लोज है तो ओपन, सिंपल कंपाउंड इसका जो अपोजिट हम टर्म लेंगे। इफ द बोन एंड्स पेनिट्रेट द स्किन एंड फॉर्म ए वुंड, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कंपाउंड फ्रैक्चर है, देखें इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ और ये बोन का जो एंड है, ये बोन का एंड है यहाँ से बाहर निकला है, स्किन को भी रप्चर किया है, स्किन को रप्चर किया है, यकीनन स्किन रप्चर हुई, वुंड हुआ, जख्म हो गया, बॉडी के अंदर जो जख्म हुआ है या वुंड हुआ है, यहाँ पे वुंड होगा तो यकीनन वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो ऐसे फ्रैक्चर को हम कहेंगे कंपाउंड फ्रैक्चर। दोनों को जब आप कंपेयर करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि यानी ये क्लोज फ्रैक्चर है और सिंपल फ्रैक्चर है। बोन ब्रेक हुई है, बाकी स्किन वगैरह लिगामेंट वगैरह को कोई असर नहीं हुआ, बट यहाँ भी जैसे देखें बोन ब्रेक हुई है बट उसका असर क्या हुआ है, स्किन भी जो है, स्किन भी रप्चर हुई है। स्किन रप्चर होने से क्या होगा, एक वुंड या जख्म भी होगा। जब जख्म होते हैं, एक्सपोज पार्ट हो गए, तो यकीनन वहाँ पे इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। तो ऐसे फ्रैक्चर को हम कहेंगे कंपाउंड फ्रैक्चर। बस आखिरी अब टर्म हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद बस फिनिश करते हैं। कल हम जैसे देखेंगे कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर ऐसे फ्रैक्चर होते हैं जो मीन्स जाके किसी दूसरे आर्गन को भी मुतासर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये देखें रिब में फ्रैक्चर हुआ, किसी पर्सन की, अनलकी पर्सन की रिब में फ्रैक्चर हुआ है, तो रिब जब ब्रेक हुई है तो आगे अंदर इसके अंदर क्या होगा, यकीनन लंग्स होंगे। तो वो लंग्स को जब मुतासर करे, डैमेज करे, तो ऐसे फ्रैक्चर को हम कहेंगे कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। सच फ्रैक्चर्स आर कॉल्ड कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। हम ऐसे टर्म्स अपनी डेली लाइफ्स में इस्तेमाल करते रहते हैं, बट हमें उन चीज़ों का एहसास नहीं होता है, क्या सिंपल, क्या कंपाउंड, क्या जैसे कॉम्प्लिकेटेड। तो बहुत ही आसान जो तरीके से आप समझ सकते हैं। जैसे ये भी एग्जाम्पल हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं दिए गए हैं, ऐसे लंग्स वगैरह जैसे। तो अब इन तीनों को आप कंपेयर करें, सिंपल फ्रैक्चर जस्ट बोन है, ये कंपाउंड फ्रैक्चर स्किन को भी इन्होंने रप्चर किया, वुंड बनाने। बट ये तीसरा जो फ्रैक्चर है जिसे हम कहेंगे कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, वाई बिकॉज इसमें जैसे रिब ब्रेक हुई है तो आगे अंदर जो है लंग्स को भी डैमेज करते हैं, तो ऐसे फ्रैक्चर्स को हम कहेंगे कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। बस बाकी हम कल डिस्कस करेंगे, थोड़ी सी जो मिसिंग हो गई इनकी स्लाइड्स की, तो उससे हम देखेंगे फर्दर। तो यकीनन ये आप याद कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। कंपाउंड फ्रैक्चर, इन्फेक्शन, इसमें खास तौर पर कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, डैमेजेस द एडजेसेंट ऑर्गन। एडजेसेंट ऑर्गन यहाँ पे कौन सा था, रिब जब ब्रेक हुई है तो लंग्स को डैमेज करते हैं, तो इसे हम देखेंगे कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। सी यू गाइस, थैंक यू।